नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के आगे झुकी सरकार की, उपराष्ट्रपति चुनाव की शुरू हुई प्रक्रिया की। देखेंगे ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी और खरगे ने मोदी सरकार पर उठाए क्या सवाल, कांग्रेस से क्यों मदद मांगने पहुंचे केंद्र सरकार के 2 मंत्री। जानेंगे बिहार में क्यों नेता विपक्ष की जान लेने की हो रही है कोशिश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों को लगा झटका। राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। 1 साल से भी ज्यादा वक्त से अशांति झेल रहा है मणिपुर। मालदीव पहुंचे पीएम मोदी, पीएम मोहम्मद मोइज्जू से की मुलाकात। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग। अब तक 16 की गई जान। थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया। लाल निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स। 721 अंकों की गिरावट के बाद 81,463 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 225 अंकों की गिरावट के साथ 24,837 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर से नहीं चल पाई। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर बचती दिखाई दी, जिसके चलते आज भी संसद नहीं चल पाई। नाराज इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का असर मोदी सरकार पर भी दिखाई दिया है। तो कैसे विपक्ष के आगे झुकती दिख रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मुद्दा उठा। विपक्ष पहले ही दिन से इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की डिमांड कर रहा है। सरकार की तरफ से भरोसा तो दिलाया जा रहा था कि कम से कम वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएगी, लेकिन कब कराएगी ये नहीं बताया जा रहा था, जिससे मैसेज यही जा रहा था कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। संसद सत्र कब शुरू होगा ये बात 50 दिन पहले बता दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब होगी ये बताने को सरकार तैयार नहीं हो रही थी, और एसआईआर पर चर्चा कराएगी भी इसका भी जवाब नहीं दे रही है, जिससे नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया, एसआईआर के पोस्टर फाड़े और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे इस टकराव के चलते संसद की कार्रवाई इस सप्ताह चल ही नहीं पाई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों ही पक्षों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकती दिखाई दी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। अब 28 जुलाई से लोकसभा की कार्रवाई नियमित तरीके से चलेगी। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष की मांग के तहत स्पेशल डिस्कशन के तहत चर्चा होगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे की चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन एसआईआर को लेकर अभी तक सरकार ने चर्चा की कोई बात नहीं की है। यानी अगले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो संसद में बहस होगी, लेकिन एसआईआर को लेकर अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को लेकर भी विपक्ष की मांग पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यानी मानसून सत्र में अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा होगी, लेकिन एसआईआर पर अभी भी सरकार का रुख साफ नहीं है। यानी सरकार की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। वैसे भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने पहले से ही मोदी सरकार को मुश्किल में फंसा रखा है। अब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, तो वहीं उपराष्ट्रपति सचिवालय को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी कवायद तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए इस पद के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन को रिटर्निंग अधिकारी और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। यानी अब यह तय हो गया है कि देश को अगला उपराष्ट्रपति 60 दिनों के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 32 दिनों का वक्त लगता है। इसलिए यह चुनाव मॉनसून सत्र के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि मॉनसून सत्र 21 अगस्त को पूरा हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होगा या फिर चुनाव के जरिए नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। दूसरी ओर धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद उनके सचिवालय को बंद करने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति भवन में सचिवालय के लिए एक अलग विंग थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस विंग से धनखड़ के साथ काम कर रहे कई अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस भेज दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति सचिवालय में अब मुश्किल से कुछ ही अधिकारी हैं, बाकी सभी जा चुके हैं। सचिवालय के अलग बने विंग को एक एक करके खाली किया गया और अब वो लॉक कर दिया गया है।
चाबियां 2 अवर सचिवों को सौंप दी गई हैं। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है, जैसा कि कुछ अटकलें चल रही थीं। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में अभी भी कुछ सरकारी अधिकारी मौजूद हैं जो अपने मूल कैडर में लौटने के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी गर्म है कि 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ आखिर कहां हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका कोई बयान सामने आया और ना ही वो कहीं दिखाई दिए। धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी कोई हेल्थ रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, जिसे लेकर विपक्ष के उस दावे को और बल मिल गया है कि इस इस्तीफे के पीछे जरूर दाल में कुछ काला है। अब जब तक धनखड़ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तब तक कयासों का बाजार इसी तरह गर्म रहने वाला है। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला है। विपक्ष भी तैयार है और उसकी झलक दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में दिखाई भी दे गई है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। इस राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के हक की बात करते हुए एक अहम बात कही। राहुल ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की, और वो गलती ये है कि मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। कांग्रेस पार्टी में और मेरे